Assalamu alaikum everyone. My name is Bushra Haider and I am a research officer at Northwest General Hospital and Research Center. Today our topic of discussion is art of data analysis. जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही Okay. है। Okay. So today our course objective is yani at the end of this session you will be able to define data, information, statistics and biostatistics. As you know, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपका मेन मकसद जो होता है वो डाटा कलेक्ट करना होता है। अब डाटा क्या होता है, डाटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, और वो जो डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं उसका आपने करना क्या है, क्योंकि डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं होता, वो एक रॉ फॉर्म में होता है। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करते उस वक्त तक वो आपको कुछ कुछ नहीं बताता। तो बेसिकली जो डाटा एनालिसिस है वो किसी भी रिसर्च का बेसबोन बैकबोन होता है कि जिससे आपको यानी वो आपका एक ओरिजिनल वर्क होता है, वो आपके वर्क को डिफाइन करता है। आपका डाटा एनालिसिस जितना बेस्ट होगा उतने ही आपकी जो रिसर्च होगी वो मीनिंगफुल होगी। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में, और वी विल understand and differentiate between different data types, select the right statistical analysis method based on data type, और डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम ये भी देखेंगे कि जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हमने एसपीएसएस में इंटर कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और फिर इंटरप्रेट कैसे करना है। ओके, तो व्हाट वी विल नॉट डिस्कस, जो कि हमने नहीं डिस्कस करना है, तो वो ये है कि हम बहुत सारी मैथ्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी हम डाटा का वर्ड हमारे जहन में आता है तो साथ में मैथ्स आ जाती है कि डाटा है तो ऑब्वियसली मैथ्स है, क्योंकि नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है। और जब स्टैटिस्टिक्स का वर्ड आप लोग सुनते हैं तो जहन में सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज और मैथ्स ही आती है। तो यहाँ पे हमने मैथ्स को और न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग या मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होती है, उन्हें सिर्फ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट डेटा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि वो एसपीएसएस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल फार्मूलाज को समझने की और उसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, और मैथ्स जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिटिल बिट स्कैरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डाटा से, क्योंकि आप लोग डेली रूटीन में बस एक ही वर्ड सुनते होंगे, डाटा। जब रिसर्च आती है तो साथ में रिसर्च का नाम आता है तो साथ में डाटा का नाम भी आता है। और डाटा एक ऐसी चीज है कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स का डाटा के साथ बहुत ज्यादा कंटेक्ट होता है। आप रूटीन लाइफ में आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पेशेंट के साथ डील करते हैं, आप पेशेंट हिस्ट्री देखें, उनकी डिस्चार्ज स्लिप्स देखें, उनकी समरीज देखें, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देखें, हर एक चीज में आपको डाटा ही नजर आएगा। तो डाटा बेसिकली क्या है? डाटा आर इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। अच्छा, if it is the raw information from which result are created, डाटा जब हमारे पास हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है और बल्क ऑफ डाटा होता है। एक बल्क फॉर्म में होता है और रॉ फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक मीनिंगलेस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है। डाटा बेसिकली इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन रॉ फॉर्म में, एक मीनिंगलेस फॉर्म में, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। डाटा में हमारे पास एरर भी हो सकती है। अगर हम कंपैरिजन करें डाटा और इंफॉर्मेशन की, तो डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट नंबर एंड टेक्स्ट। और अगर हम इंफॉर्मेशन को देखें तो इंफॉर्मेशन हमारे पास डाटा ही है, लेकिन विद कंटेक्स्ट, प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, समराइज्ड फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड एनालाइज्ड फॉर्म में होता है। तो डाटा और इंफॉर्मेशन में ये डिफरेंस है। अब डाटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ही डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। Statistics basically क्या है? It is the branch of science that deals with the collection, summarization, presentation, analysis and interpretation of data
and then draw conclusion about population on the basis of this data set. ये जो लास्ट पार्ट हमने इसका पढ़ा है इस स्टैटिस्टिक्स का, ये हम बाद में समझेंगे कि हम कंक्लूजन पॉपुलेशन के बारे में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. फॉर टाइम बीइंग आप लोग ये देखें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. जब हम डेटा को इस तमाम प्रोसेस से गुजार लेते हैं तो वो डेटा हमारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स. तो हमने पढ़ ली बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, क्योंकि आप लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम ही सुना होगा. तो बायोस्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की that deals with data related to living organisms. Statistics apply to the collection, analysis and interpretation of biological data and especially data related to the human biology, health and medicine. तो वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स. अच्छा, ये है हमारे पास डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का तरीका. अगर आपने अपने डेटा को, जो कि आप डेली रूटीन में आप एक दिन में एक जो एमबीबीएस स्टूडेंट होता है या एक जो डॉक्टर होता है या हेल्थ केयर वर्कर होता है, वो एक दिन में बहुत सारे पेशेंट के साथ डील करता है और डेली बेसिस पर वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है. लेकिन वो सारा डेटा हमारे पास एक मीनिंगलेस डेटा होता है, एक रॉ फॉर्म में होता है. उस डेटा के बेस पर हम कोई रिजल्ट्स नहीं ड्रॉ कर सकते, हम कोई ट्रेंड्स नहीं बना सकते, हम कुछ उस डेटा के बेस पर हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हम कोई भी नजरिया नहीं बना सकते. ठीक है. बायोस्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही हमारे पास वो टेक्निक है जो कि उस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आता है और उस डेटा को कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करता है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन क्या है? ये अभी हम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंटर रिलेटेड है. लेकिन ये सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं कि ये आप डेली रूटीन में अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ें, रिसर्च पढ़ें या अपने अराउंड देखें तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आएंगी और ये बहुत जरूरी है. अगर आपने डेटा एनालिसिस समझनी है तो इसका समझना भी बहुत जरूरी है. इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज फिजिकल मेजरमेंट सच एज हाइट और वेट, a classification such as male or female, or an answer to a question such as yes or no. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन बेसिकली डेटा की ही है. जब हम डेटा को न्यूमेरिकली रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट की फॉर्म में हो, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में हो, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं, और क्वेश्चन एयर का टॉपिक आप लोग ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देखें तो क्वेश्चन एयर बेसिकली डेटा कलेक्शन एक प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है. तो उसमें ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी. तो कि हम यानी जब हम डेटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यही मेन चीजें होती हैं. उसमें हम फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं, उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि यस और नो की फॉर्म में है. तो ये सब हमारे पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन है. फॉर एग्जांपल हम इसके रहते हैं पेशेंट बीएमआई रिकॉर्डिंग इन, ये हमारे पास पेशेंट बीएमआई आते हैं. हियर ईच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा पॉइंट फ्रॉम अ सिंगल पेशेंट एट अ गिवन टाइम. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन और डेटा हमारे पास रिलेटेड है. डेटा को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग सुनते हैं, चाहे आपने क्वेश्चन एयर डेवलप करना हो या रिसर्च करनी हो या इससे रिलेटेड, वो वेरिएबल का है. वेरिएबल क्या है? Variable is a characteristic with an that is varies with an individual or object is called variable. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वो तमाम करेक्टरिस्टिक जो कि पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमारे पास चेंज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल्स में हमारे पास जैसे एज, वेट, हाइट, बीएमआई, हेल्थ स्टेटस, क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक, जेंडर, डिजीज स्टेजेस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अगर आप ये देखें तो पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन की तमाम करेक्टरिस्टिक चेंज होती रहती हैं. तो ऐसी हर वो करेक्टरिस्टिक जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. ओके.
No, ma'am, no questions yet. ओके नेक्स्ट है हमारे ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। अगर आपने कभी रिसर्च पढ़ी हो, रिसर्च पेपर पढ़े हो, या आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, तो आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटाज आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो इसी तरह डाटा की, वेरिएबल की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और जब भी हमने डाटा एनालिसिस करनी होती है तो वेरिएबल की, डाटा की टाइप्स को, कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी। तो डाटा की जो हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो इसकी दो कैटेगरीज है, क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा भी हम इसे कहते हैं, और क्वांटिटेटिव। कैटेगोरिकल डेटा में हमारे पास नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आ जाता है, और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा आ जाता है। अच्छा, कंटिन्यूअस डेटा में हम तमाम जो मेजरमेंट से रिलेटेड डाटा होते हैं वो लेते हैं। डिस्क्रीट में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। ऑर्डिनल में हमारे पास वो डाटा आता है जिसको हम ऑर्डर कर सके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। और नॉमिनल में हमारे पास वो डाटा आता है जो कि नेमिंग की फॉर्म में हो। अब नेमिंग की फॉर्म में यस नो भी हो सकता है, पर्सन नेम भी हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है। हम इसको डिफाइन करते हैं मजीद डिटेल में। अच्छा, क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल रेफर टू नॉन न्यूमेरिक डेटा और वर्ड्स। कैटेगोरिकल है, क्वालिटेटिव है तो किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये वर्ड्स के फॉर्म में होता है, जैसे जेंडर, मेडिकेशन एडहेरेंस, ट्रीटमेंट प्लान, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं, डिजीज स्टेटस, एजुकेशन लेवल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। All these words represent categorical entities. We can count the number of patient individual in each category. ठीक है? अब categorical data में हम different number of patient को काउंट कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने जो डायबिटिक पेशेंट देखे थे, टाइप 2 डायबिटीज के, जिन्हें लास्ट 2 ईयर्स से डायबिटीज था और जिनका HbA1c जो है वो 6.5 से ग्रेटर था, उनमें मेल कितने थे एंड फीमेल कितने थे, उनकी मेडिकेशन एडहेरेंस हमारे पास क्या थी, कौन सी ट्रीटमेंट वो ले रहे थे, इंसुलिन पे थे या कोई मेडिकेशन ले रहे थे, ओरल मेडिकेशन ले रहे थे, डिजीज स्टेटस उनका क्या था, यानी और हम उनका एजुकेशन लेवल क्या था, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर्ड डाटा की फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन ऑर्डर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल की टू टाइप्स हैं, नॉमिनल वेरिएबल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल। as the name represents, nominal variables mean the data type or the variable that is in the form of naming, and there is no meaningful order in them. और ordinal data, इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर्ड की फॉर्म में होता है। तो द डेटा दैट कैन बी कैटेगराइज्ड बट नॉट ऑर्डर्ड वो हमारे पास नॉमिनल होता है। कैटेगोरिकल डेटा मस्ट बी, अच्छा, जो नॉमिनल डेटा में जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। यानी अगर हमने ऐसे कैटेगरीज बनानी है कि अगर एक इंडिविजुअल एक कैटेगरी में लाई करता है तो वो दूसरे में लाई ना करें, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, मस्ट। Here we use numbers to denote। अच्छा, अब जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, अगर हम डाटा एनालिसिस में देखें तो हम इसको मोस्टली नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, denote various categories, but these numbers don't have any numerical importance। जैसे हम मेल एंड फीमेल को 1 एंड 2 से रिप्रेजेंट कर लें, ब्लड टाइप है इसको रिप्रेजेंट कर ले 1 2 3 4 से, डिजीज स्टेटस है इसको हम 1 2 3 4 जितनी भी डिजीज टाइप्स हैं या स्टेटस हम देख रहे हैं उसको हम नंबरिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर एज अ टैग यूज होते हैं, उसकी कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा में हमारे पास एक स्पेसिफिक रैंकिंग होती है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। इंटरवल बिटवीन द कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरली इक्वल और नोन। जो इंटरवल है कैटेगरीज में वो जरूरी नहीं है कि एक मीनिंगफुल इंटरवल हो, या हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड का इंटरवल नहीं होता। यानी ऑर्डिनल डाटा में हमारे पास इंटरवल जरूर होता है क्योंकि उसकी हमने रैंकिंग की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन इट डजंट मीन कि वो जो मैग्नीट्यूड है फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, वो एक मीनिंगफुल हो या वो एक स्पेसिफिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे। यानी इसको भी हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, इस कैटेगरीज को, इस डिफरेंस को। जैसे एग्जांपल हम इसकी लेते हैं पेन सिविरिटी। तो पेन सिविरिटी में हमारे पास
नील पेन हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट होता है, सिवियर हो सकता है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते जो माइल्ड पेन है वो टू लेस है सिवियर पेन से, या डबल लेस है सिवियर पेन से। यानी इस तरीके से नहीं होता, हम कोई मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह स्टेज ऑफ कैंसर है, स्टेज 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। और पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल टाइप के डेटा में आता है। Okay, commonly used ordinal data scale in medical studies. Mostly जो हम questionnaire develop करते हैं या हम routine life में भी देखते हैं, तो health studies में जो commonly used ordinal data scales हैं, उसको हम थोड़ा सा define कर लेते हैं। एक हमारे पास rating scales आते हैं. It is a type of ordinal scale where respondent evaluate or rate a specific item characteristic or attribute. The rating are usually numeric and can range from simple 1 to 10 scale to complex depending on the assessment data in numeric, but it represent ordered categories rather than continuous values. रेटिंग स्केल में जो मोस्टली आप लोग डील करते हैं जिसके साथ, वो हमारे पास पेन इंटेंसिटी स्केल है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने पेन को रेट करें कि आपके सर्जिकल साइट पे कितना पेन हो रहा है, और आप उसको 0 to 10 आप कहते हैं कि इसमें रेट करें। 0 to 10 भी रेट कर सकते हैं, 1 to 100 भी रेट कर सकते हैं, 0 to 100 भी रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेटिंग स्केल है। लेकिन यहाँ पर भी ये रेटिंग स्केल जो होते हैं, इसको भी हम एज एन ऑर्डिनल वेरिएबल ही मेजर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिसने 5 अपने पेन को रेट 5 किया है और जिसने 8 किया है तो वो उससे 3 ज्यादा है। यानी यहाँ पर भी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो मीनिंगफुल नहीं होती। यानी ये एक न्यूमेरिकल स्केल जरूर है, लेकिन इन न्यूमेरिकल नंबर्स को हम एज एन ऑर्डर लेते हैं। ये इसका कोई मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड नहीं होता, हम इसका डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको ऐड नहीं कर सकते, हम इसका एवरेज नहीं लेते, क्योंकि एज सच ये मीनिंगफुल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल। तो हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन देखें 1 to 100 में, तो ये भी हमारे पास रेटिंग स्केल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल भी बहुत ज्यादा मेडिकल रिसर्च में, स्टडीज में यूज होता है। A type of rating scale used to measure attitude, opinion, or perception, typically consists of a statement followed by a range of response that indicate various degree of agreement or disagreement. ठीक है, तो इसमें हम सीरीज ऑफ, यानी हमने एक क्वेश्चन पेशेंट से पूछा, इंडिविजुअल से पूछा, रिस्पोंडेंट से पूछा, और फिर हमने सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट उससे पूछ लिए। तो ये हमारे पास लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट स्केल में मोस्टली जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो 5 लिकर्ट स्केल या 7 लिकर्ट स्केल हम यूज करते हैं। Usually has an equal number of positive and negative response option अराउंड अ न्यूट्रल पॉइंट। जो लिकर्ट स्केल में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको रेटिंग स्केल से डिफरेंट बनाती है, वो ये है कि इसमें एक पॉइंट हमने न्यूट्रल रखना होता है। यानी 2-3 क्वेश्चन हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के पूछ लिए, 2-3 क्वेश्चन एंड में हमने नेगेटिव रिस्पॉन्स के पूछ लिए, और मिड में हमने एक न्यूट्रल पॉइंट जो अनसर्टन की फॉर्म में हो सकता है, नॉट श्योर की फॉर्म में हो सकता है, एक न्यूट्रल पॉइंट हम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिकर्ट स्केल को बनाता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स प्लस न्यूट्रल रिस्पॉन्स। The response indicates order but not the precise magnitude of difference between them. तो इसमें भी हमारे पास कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड नहीं होता। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमने ऑर्डिनल डाटा तो पढ़ लिया है। अगर हम ये कैटेगोरिकल डाटा को देखें, तो कैटेगोरिकल डाटा में हम बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही हैं जो हम इन पर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनल डेटा है तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे सिंपल बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट और पाई चार्ट हम इसका फाइंड कर सकते हैं। काई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। काई स्क्वायर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह ऑर्डिनल डाटा है तो उसमें हम उसमें भी हम यही स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही तकरीबन यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क इनमें नहीं होता। और रेटिंग स्केल डेटा है और लिकर्ट स्केल है, तो इसमें हम थोड़े से ज्यादा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स ज्यादा हो और रेटिंग स्केल जो है वो ज्यादा वैल्यूज की हो। यानी 0 to 10 के बजाय 0 to 100 हो, या हाँ 0 to 100 तक, 0 to 50 तक रेटिंग स्केल्स अगर हमारे पास रिस्पॉन्सेस उसमें ज्यादा हो, तो
उस सिचुएशन में हम इस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इफ ट्रीटेड एज ऑर्डिनल डेटा और पैरामेट्रिक टेस्ट इफ ट्रीटेड एज इंटरवल डेटा, यानी अगर हम इसको एज अ न्यूमेरिकल डेटा ट्रीट करें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। हमने टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टार्ट में पढ़ा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो अब क्वालिटेटिव वेरिएबल को हमने डिफाइन कर लिया है, नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल मोस्टली अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो ये हमारे पास ज्यादा आइडियल टाइप का वेरिएबल होता है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो सारे के सारे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। So quantitative variable refer to the numerical and actual number. In qualitative variables, there is a fixed and meaningful difference between various data points. For example, weight of baby attending a clinic, number of patient, dose of medication, medicine or blood pressure of different patient. तो जितने भी हमारे पास numerical type के variables होते हैं वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंडर आते हैं, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में एक मीनिंगफुल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मेंशन है, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैल्यू ऑफ 110 एंड 120 is the same as the difference between 150 and 160, जो कि हमारे पास 10 mmHg है। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है वो एक न्यूमेरिकल टाइप का वेरिएबल होता है, न्यूमेरिकल डाटा टाइप होता है, और इसमें हमारे पास मीनिंगफुल डिफरेंस होता है वेरिएबल टू वेरिएबल। और ये हमारे पास इसमें हम तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को देखें तो उसमें हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल आता है एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल आता है। डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास गैप्स एंड जंप्स की फॉर्म में होता है, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ सिम्टम्स हो गए, पेशेंट को एक डिजीज से रिलेटेड कितने सिम्टम्स हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स हो गए। तो ये हमारे पास गैप्स एंड जंप्स में होते हैं, यानी एक डिस्क्रीट होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। जैसे नंबर ऑफ पेशेंट है तो वो 10 हो सकते हैं, 20, 30, 1, 2, 3 इस तरह हो सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो वो एक कंटिन्यूअस लाइन में या मेजरिंग टैब की फॉर्म में होता है। डिफरेंस इनमें यह है कि डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं मेजरिंग टैब के थ्रू। जैसे ब्लड प्रेशर है तो हम इसको मेजर करते हैं, मेडिकेशन इफेक्ट टाइम है तो टाइम को हम मेजर करते हैं, पेशेंट हाइट है, वेट है, इसको हम मेजर करते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स हैं और जो वैल्यूज हैं उनमें कोई गैप्स नहीं होता। हम जैसे 1 and 2 के इन बिटवीन जितने भी डेसिमल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, उन सबको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल में कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने देखना होता है कि कौन से वेरिएबल हमारे डाटा में, जो हमने डाटा कलेक्ट किए क्वेश्चन के थ्रू, वो डिपेंडेंट है और कौन सा हमारे पास इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इट इज द आउटकम, इफेक्ट और रिस्पॉन्स दैट इज बीइंग मेजर्ड और टेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट। इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन चेंजेस और वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो है एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने रिसर्चर ने कंट्रोल करना है। अब वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, और हाँ, ब्लड प्रेशर हो गया, वेट हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोई भी डिजीज का इफेक्ट। तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो बेसिकली ऑन द कंट्रोल होता है रिसर्चर के, रिसर्चर उसको कंट्रोल करता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को ही बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, ये अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग यूज्ड टू कंट्रोल बीपी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हमने 2 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट को लिया है। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को हम मेडिकेशन ए दे रहे हैं, ड्रग ए दे रहे हैं, और सेकंड ग्रुप ऑफ पेशेंट को हम मेडिकेशन बी दे रहे हैं, ड्रग बी दे, ठीक है। और इसकी हमने स्पेसिफिक डोज रखी हुई है। जैसे ग्रुप ए के जो पेशेंट है उन्हें हम 2 डोज पर डे दे रहे हैं, और जो ग्रुप बी के हैं उनको हम 3 डोज पर डे दे रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि 2 डोज से उनका बीपी कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना कंट्रोल हो रहा है, और 3 डोज से कितना इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग है या जो डोज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और ये इफेक्ट कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, जो कि डोज के ज्यादा और कम करने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस?
No questions yet. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन टर्मिनोलॉजीज हम डेटा एनालिसिस करते हुए यूज करते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस डेटा कलेक्शन पर डिपेंड करता है और उसमें ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। और जब हम डेटा एनालिसिस कर लेते हैं तो मेन हमारा जो एम होता है वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है। तो उसमें हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं और ये यूज में आते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट शेयर एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। Population basically entire group about which some information is required. हमारे पास पॉपुलेशन होता है यानी होल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये एक लार्ज टर्मिनोलॉजीज है। हम इंटायर ग्रुप को कहते हैं। लार्ज सेंस में जब हम किसी भी वर्ड का यूज करते हैं तो वो पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन हमारे पास डिजीज की भी हो सकती है, रिस्क फैक्टर की भी हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड। As a statistical population need not consist only of people. We can have a population of height, weight, BMI, hemoglobin level, events and outcomes. यानी हमें क्लिनिकल रिसर्च में हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट है वही उसी इंटरेस्ट का जो एग्रीगेट होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन इज बेसिकली द एग्रीगेट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। Example is here. If the researcher want to investigate the mental health status of healthcare worker in Peshawar, then the population will be all healthcare worker in Peshawar city, whether working or not, retire or on job, working in private or government sector. ठीक है, यानी अगर हमने मेंटल हेल्थ स्टेटस देखना है हेल्थ केयर वर्कर इन पेशावर का, तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर इन पेशावर। इसमें तमाम हेल्थ केयर वर्कर आ जाते हैं, चाहे वो ऑन जॉब है, ऑन जॉब नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, प्राइवेट सेटअप में है, गवर्नमेंट सेटअप में है। ये तमाम हमारे पास पॉपुलेशन हो गया हमारी स्पेसिफिक जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस वक्त है मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर इन पेशावर। अच्छा, पॉपुलेशन के बाद टारगेट पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन हम ब्रॉड सेंस में यूज करते हैं। जब उसी पॉपुलेशन पर हम कुछ इंक्लूजन और कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगा लेते हैं तो वो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होती है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है ये आप लोगों ने पहले डिस्कस किया होगा। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल को अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करते। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, जो कि हम हर एक इंडिविजुअल में चेक करते हैं कि क्या ये हमारी स्टडीज के टर्म्स को पूरे कर रहा है, तभी हम उसको स्टडी में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन आती है। तो टारगेट पॉपुलेशन इज स्पेसिफिक सबग्रुप विद द लार्जर पॉपुलेशन दैट द रिसर्चर वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। टारगेट पॉपुलेशन की बेसिकली एक रिसर्चर के लिए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यही वो पॉपुलेशन होती है जिसके लिए उसने अपने रिसर्च को कंक्लूड करना होता है। जो जितनी भी स्टडी होती है वो बेसिकली टारगेट पॉपुलेशन के लिए डेडिकेटेड होती है। इट रिप्रेजेंट जी। हेलो मैम। जी जी। हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी सी दूर सी चली गई थी। आप ज़रा वो कर सकती हैं, माइक के करीब अगर आप आके बोलें। जी सही है अभी? जी अब बेहतर हो गई है। हाँ ओके, तो टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली वो आइडियल पॉपुलेशन होती है जिसके लिए हमने अपने तमाम रिजल्ट्स को, जिसके लिए हमने बेसिकली स्टडी कंडक्ट, हमारे जितने भी रिजल्ट्स हैं तो वो टारगेट पॉपुलेशन के लिए डेडिकेटेड होते हैं। इट रिप्रेजेंट द ग्रुप टू व्हिच द स्टडी फाइंडिंग्स आर इंटेंडेड टू बी जनरलाइज्ड इन दिस। अच्छा, अभी जो हमने एग्जांपल हेल्थ केयर मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन पेशावर की ली थी, उसमें अगर हम टारगेट पॉपुलेशन लें तो टारगेट पॉपुलेशन को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, all healthcare workers currently working in MTI Hospital Peshawar and in age between 25 years to 60 years। तो इसमें हम सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर्स को लेंगे, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो कि एक तो ऑन जॉब है और ऑन जॉब है लेकिन MTI हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं उनके हेल्थ केयर वर्कर्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है, और जिनकी एज जो है वो 25 इयर्स टू 60 इयर्स है। और ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि जॉब नहीं कर रहे या जो रिटायर्ड हैं उनमें भी हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर्स में है जो कि करंटली ऑन वर्किंग है और MTI हॉस्पिटल पेशावर में है और उनकी एज 25 टू 60 इयर्स है। ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंपल। सैंपल क्या है? जितनी भी हम स्टैटिस्टिकल हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा सैंपल होना चाहिए, उस सैंपल से हमने रिजल्ट्स। तो सैंपल बेसिकली एक स्मॉल एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। There are various sampling techniques that help us to select the representative sample from the population. जो सैंपल के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव होना है। हर एक इंडिविजुअल को हम एज ए सैंपल नहीं ले लेते, हम सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को एज ए सैंपल लेते हैं जो कि होल टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। तो total individuals in sample is called sample size and represented as n। इसको सैंपल साइज को अगर आपने रिसर्च पेपर स्टडी किए हो तो मोस्टली हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिप्रेजेंटेड सैंपल इज जनरलाइज्ड टू टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, जो मेन हमारा जो एम है सैंपल का वो यही है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को अपनी टारगेट पॉपुलेशन से लें, उसको स्टडी करें, उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करें, उससे डाटा लें और वहां से जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करें। क्योंकि हम होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और फाइनेंशियली भी ये ठीक नहीं होता और इथिकली भी ये ठीक नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को पॉपुलेशन से लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बेस पर हम जो ओवरऑल पॉपुलेशन होती है उसको जनरलाइज कर देते हैं जो कि टारगेट पॉपुलेशन है। अच्छा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को सेलेक्ट करें 4 MTI हॉस्पिटल जो कि हमारे पास NWGH है, LRH है, HMC है, RMI है, तो ये हमारे पास सैंपल हो। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देखिए पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हमारे पास एक लार्ज टर्म है। पॉपुलेशन पर हम थोड़ी कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाते हैं तो ये हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन बन जाती है। उस टारगेट पॉपुलेशन में हमारे पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन आ जाती है जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने NWGH, RMI, HMC और LRH के हेल्थ केयर वर्कर्स देखे थे। अच्छा, जब हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन पर थोड़ी से और यानी अपना सैंपल साइज सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 100 सैंपल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर सेलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास सैंपल बन जाता है और उसी में ही फिर हमारे पास सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट, रिस्पोंडेंट आता है। ओके, यहाँ पे हम देखें तो पॉपुलेशन से हमने रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करना होता है। रैंडमली हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव हो। इस रैंडमली सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है डाटा एनालिसिस के थ्रू, इसको हमने अगेन रिवर्सली जनरलाइज करना होता है इस पॉपुलेशन की तरफ। इस पॉपुलेशन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक हमें हम स्टडी करते हैं इस सैंपल के थ्रू। Any question? Ma'am, I do not see any other questions. एक ये है कि continuous variable के बारे में पूछा गया था एक question, but that has been answered in the chat. Okay. Okay. For time being कोई question नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम जब स्टैटिस्टिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आप इनके नाम को देखें तो इसके नाम से जाहिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस कि इसने जस्ट डेटा को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, ये कोई हमें इन डेप्थ एनालिसिस करके नहीं देता। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इन्फ्रेंशियल का जो वर्ड है वो इन्फ्रेंस से निकला है और इन्फ्रेंस का मतलब होता है रिजल्ट्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास कि जिसमें हम सैंपल पर कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अनसर्टेनिटी थ्योरी अप्लाई करके हम सैंपल से जो रिजल्ट्स आते हैं उसको ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स से जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो उसी सैंपल के लिए होते हैं, वो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए हम जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसके लिए जनरलाइज नहीं करते। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक? इट डील्स विद द कांसेप्ट्स एंड मेथड concerned with the summarization and description of the important aspects of data.
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने जस्ट डाटा को समराइज करना है और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिफाइन करना है। समराइजेशन में हमारे पास डाटा की कंडेंसेशन आ जाती है, क्योंकि डाटा रॉ फॉर्म में होता है ना, उसमें एरर भी हो सकते हैं, कुछ डाटा मीनिंगलेस भी हो सकता है, तो हम उसको कंडेंस करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट बनाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल एंटिटीज, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, जैसे डाटा का सेंटर क्या है, डाटा में स्प्रेड क्या है, ऑब्जर्वेशन स्प्रेड क्या है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आता है। सेंटर को हम जितने भी हमारे पास एवरेजेस हैं मीन मीडियन मोड के थ्रू स्टडी करते हैं, और स्प्रेड को हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के थ्रू स्टडी करते हैं। Inferential statistic क्या है? It deals with procedure for making inferences about the characteristic that describe the large group of data or whole population on the basis of information derived from sample data। तो मेन मकसद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यही है कि हमने सैंपल को स्टडी करना है, और उस सैंपल से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, उस इंफॉर्मेशन को हमने ओवरऑल टारगेट पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर देना है। अच्छा, इसमें जो एरियाज हैं जो हम स्टडी करते हैं, वो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है। जो पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे हम कहें कि एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तानी एडल्ट मेल, तो अब यहाँ पर ओवरऑल पाकिस्तानी पॉपुलेशन एडल्ट मेल ऑफ एज 18 ईयर्स हमारे पास जो हो गए, उनकी जो एवरेज हाइट है वो हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास पैरामीटर होगा। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉपुलेशन डाटा से आती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है वो हमारे पास अननोन होता है, क्योंकि हम इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। पहले भी हमने डिफाइन किया कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, तो हम इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम सैंपल को स्टडी करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा मेन एरिया जो इसमें इंक्लूड है, तो वो हम पॉपुलेशन पैरामीटर की एस्टिमेशन है, जो कि हम सैंपल डाटा के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसको हम आगे जाकर डिफाइन करेंगे। अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास मेन चीज आती है वो ये है कि inferential statistics में we make use of probability theory as the inferences based on sample evidence can't be absolutely true। ठीक है। अब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ हम एक पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें और कहाँ हम एक स्मॉल सैंपल को स्टडी करें, तो वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं, अनसर्टिनिटी थ्योरी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारे पास न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टिनिटी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड वी डिस्कस। अच्छा, हमने ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो देख ली, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गई और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गई। हम आज की आज का जो सेशन है उसमें हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है और इसे हम SPSS के थ्रू कैसे बनाते हैं, क्रॉस टेबुलेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट एंड पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे लाइन ग्राफ हो गए हमारे पास, और न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस डाटा को हम स्टडी करते हैं, स्टडी करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि एवरेज मीन मीडियन मोड है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, काई स्क्वायर, डाटा नॉर्मेलिटी टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, डाटा कंपैरिजन टेस्ट जो कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दोनों आ जाए। तो इस टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, एक नॉमिनल डाटा टाइप के लिए, एक न्यूमेरिकल डाटा टाइप के लिए। जितने भी हमारी बेसिक रिसर्च होती है और मोस्टली जितनी भी रिसर्चेस होती हैं उसमें हम यही टेस्ट अब तक यूज करते हैं। अच्छा, नोट, वी विल नॉट डिस्कस न्यूमेरिकल फार्मूलाज ऑफ दीस स्टैटिस्टिक्स